अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लोजिंग वीडियो में हम बात करेंगे इसराइली सेटलमेंट्स की वेस्ट बैंक में। एज ऑफ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ 2020 में, तो तकरीबन 600,000 प्लस, इससे ऊपर इसराइली ऐसे हैं, इससे ज़्यादा इसराइल की कॉलोनीज़ ऐसी हैं, या इससे ज़्यादा इसराइली नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो ज्यूज़ हैं, बट जो आबाद हैं उन स्टेट्स में, वेस्ट बैंक के उन पोर्शंस में इन्होंने अपनी आबादियां बसाई हुई हैं कि जो बुनियादी तौर पे टू स्टेट सोल्यूशन के मुताबिक पार्ट बनना है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का। अब प्रॉब्लम क्या है, इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं उनसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब देखें, अगर टू स्टेट सोल्यूशन होता है और दो स्टेट्स बन जाती हैं, तो ये जो 6 लाख लोग हैं, जिनके घर भी हैं, जिनकी आबादियां भी हैं, जिनके बिजनेसेस भी हैं, जिनका तमाम सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो वहाँ पे आबाद हैं, उनको डिसइंटेंगल कैसे करेंगे और उनको दोबारा कैसे जाके कहीं और आबाद करेंगे? अब ये जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, देखें, स्टेक्स इन्वॉल्व हैं 6 लाख लोगों के, उसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड होगा इसराइल की गवर्नमेंट के ऊपर, और इसराइल टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो खटाई में पड़ जाएगा। वैसे टू स्टेट सोल्यूशन ऑलरेडी मर चुका है एज ऑफ नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 लाख बंदूक के आके पैलेस्टीन की ज़मीन के ऊपर बसने का मतलब यही है कि दो रियासतें पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक रियासत पॉसिबल है, और वो इसराइलियों के नज़दीक स्टेट ऑफ इसराइल है, और फ़लस्तीनियों को उस रियासत में माइनॉरिटी के तौर पे हमेशा रहना पड़ेगा, या फिर फ़लस्तीनी जो गज़ा का छोटा सा एरिया है वो वहाँ पे रहें और वहाँ पे अपनी रियासत कायम करें। अब ये प्रॉब्लम कंपाउंड क्यों हुई? अब एक तो यहाँ ये जो सेटलमेंट्स हैं, इन सेटलमेंट्स ने ना सिर्फ टू स्टेट सोल्यूशन को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना दिया है, बल्कि अब जो है वो स्टेट ऑफ इसराइल ओस्लो अकॉर्ड्स में जो दो स्टेट सोल्यूशन के एग्रीमेंट के ऊपर उन्होंने रीच किया था विद द पैलेस्टाइन या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, अभी उससे भी बैकआउट कर रहे हैं। बल्कि अगर आप पिछले 4-5 सालों की बात उठा के देख लें तो इसराइल की तरफ से कभी भी टू स्टेट सोल्यूशन के एक्नॉलेजमेंट की बात नहीं की जाती। इसका मतलब है दैट ऑफिशियली जो ओस्लो अकॉर्ड्स है, जो कि 50 साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने का एक फार्मूला था, वो इफेक्टिवली ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये 1949 की आर्मिस्टिस लाइन है, ये 1949 की आर्मिस्टिस लाइन है। ये बुनियादी तौर पे एरिया है वेस्ट बैंक का। ये है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एरिया, जो कि आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में। ब्लू कलर में आपको पैलेस्टाइन का एरिया नज़र आता है। अब इसमें देखें आप, इसराइल का कंट्रोल्ड एरिया जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर भी है, और इसके अंदर भी फिर आपको ये छोटी छोटी आबादियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जो इसराइली सेटलमेंट्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये देखें, ये अब ये अरब हार्टलैंड है या पैलेस्टीनियन हार्टलैंड है, उसके दरमियान में हर जगह के ऊपर आपको ये इसराइली सेटलमेंट्स नज़र आ रही हैं, और ये हज़ारों सेटलमेंट्स हैं। अब इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं, अब आप इमेजिन करें इसी मैप को देखते हुए कि जब आप इन सेटलमेंट्स को अलग अलग करके दो स्टेट्स को आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आप किस फार्मूले के तहत इन दोनों को आपस में से डिसइंटीग्रेट कैसे करेंगे? आप इम्पॉसिबल हो जाता है ऑन मैप या ऑन जियोग्राफिकल ग्राउंड्स। तो उससे एक ही बात सामने आती है कि जो इसराइल की स्टेट है, वो उनके जहन में ब्लूप्रिंट यही है कि हमने टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर कभी एग्री नहीं करना, और टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात ख़त्म हो चुकी है। अब एज ऑफ लेट 2017 तक की बात है, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, 2017 तक ईस्ट यरूशलेम में टोटल जो है वो तकरीबन 4 लाख से ऊपर, लेकिन 2020 तक 6 लाख से ऊपर जो है, 2018 में 5 लाख जो है, 5 लाख से ज़्यादा इसराइली आबादकार वेस्ट बैंक में रह रहे थे,
फ़लस्तीनियों के साथ साथ। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ये लोग या ये आबादियाँ पैलेस्टीनियंस के साथ साथ एक ही जगह के ऊपर या एक गांव के एक हिस्से में इसराइली रह रहे होंगे, दूसरे में पैलेस्टीनियंस रह रहे होंगे, इन कम्युनिटीज़ के दरमियान आपस में भी इंटीग्रेशन नहीं है। अब इनकी प्रेजेंस की वजह से अब एक अगर इसराइली कॉलोनी आके आबाद हो जाती है किसी भी पैलेस्टीनियन लैंड में, या दो फ़लस्तीनी गाँव के दरमियान एक इसराइली गाँव आबाद हो जाता है, तो जो इसराइली जब जाके नई आबादी कहीं पे बसाते हैं तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं और हाईली फोर्टिफाइड और हाईली सिक्योरिटाइज्ड रीजन जो है वो बना लेते हैं उसको। अब इन पॉकेट्स की वजह से पैलेस्टीनियंस के लिए अपनी लैंड में ही एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह इसराइलीज़ के पिकेट पॉइंट्स हैं, जगह जगह उनके जो है सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं। तो पैलेस्टीनियंस अब अपनी ही ज़मीन में जो है वो खुद को एलियन महसूस करते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए ये बात क्लियरली कही जा सकती है कि पैलेस्टाइन में अब शायद टू स्टेट सोल्यूशन वैसे पॉसिबल नहीं है जैसे 1994 में जब ओस्लो अकॉर्ड्स में इस पे बात की जा रही थी तब जिस तरह से पॉसिबल था, क्योंकि तब अगर इसराइली आबादकार हुए होंगे तो मे बी देयर नंबर्स माइट हैव जस्ट बीन इन थाउजेंड्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2005-6 का जो स्टेटस है वो 1 लाख 1.5 लाख के करीब आबादकार थे। इनको शायद फिर भी दोबारा से बसाया जा सकता था, लेकिन 6 लाख आबादकारों को बसाना आसान नहीं है। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस रन सिक्योरिटी एंड सिविलियन अफेयर्स, ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं। इसराइली रन सिक्योरिटी, ये आपको ये पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे इसराइली रन सिक्योरिटी एंड सिविलियन अफेयर्स, ये आपको बाकी टेरिटरीज जो है वो ये पॉकेट्स नज़र आ रही हैं, ये वेस्ट बैंक के अंदर। तो इसराइलीज इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं वेस्ट बैंक को, और बाकी जो इस रीजन के जो पड़ोसी ममालिक हैं वो भी मेहरबान नहीं हैं। टॉपिक को क्लोज करते हुए मैं चंद बातों की तरफ और आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते साथ ही फ़लस्तीन की तरफ अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली। याद रखिए कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो ट्रंप का दामाद जैरेड कुशनर हिमसेल्फ एक जू है। जैरेड कुशनर जो है वो पिछले 2-3 सालों से जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के लिए या इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसने कहा है कि एक फार्मूला के ऊपर वो काम कर रहा है। अब उस फार्मूले के कंटूर्स क्या हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन कम ही चांसेस हैं कि आज का जो एज इट इज़ स्टेटस है या जो स्टेटस को का स्टेटस है, जैरेड कुशनर का कोई भी फार्मूला या ट्रंप का कोई भी सोल्यूशन उससे डिफरेंट हो। उससे पहले जो ओबामा के अंडर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी थे, कैरी ने भी एक फार्मूला जो है वो डिवाइस किया था। कैरी एक सक्सेसफुल डिप्लोमेट, एक सक्सेसफुल स्टेट्समैन रहे हैं। उन्होंने ही जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर अग्री किया था, ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैरी ने जो फार्मूला दिया था वो भी इवन मटेरियलाइज नहीं हो सका। उसके अलावा वक्तन फ़क्तन डिफरेंट लीडर्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स के लीडर्स ने, वेस्टर्न लीडर्स ने डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हैं, डिफरेंट प्रपोजल्स आए हैं। लेकिन ओस्लो अकॉर्ड्स शायद आज से 10 साल पहले तो रेलिवेंट था। 10 साल पहले तक उसके ऊपर लिटरेचर में या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या यूएन में कंसिडरेशन भी थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब टू स्टेट सोल्यूशन की कोई बात भी नहीं करता। तो ये नतीजा निकालना आसान है, या ये नतीजा निकालना अक्लमंदी की बात है कि जो दो रियासती जो तस्वर है या टू स्टेट सोल्यूशन है वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब टू स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई अरेंजमेंट, वन स्टेट सोल्यूशन या जो भी अरेंजमेंट हो, उसकी जो भी शेप हो, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन उसको सामने रखते हुए अगर कोई नतीजा निकाला जा सकता है तो वो ये है कि पैलेस्टाइन की जो सिचुएशन है उसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, और पैलेस्टीनियंस को अब जो पॉकेट है गज़ा या वेस्ट बैंक में थोड़ा सा एरिया है उनको उसी के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा। फिर जो ट्रंप का डिसीजन था एम्बेसी को तल अबीब से मूव करना यरूशलेम में, ये एक और ऐसा डिसीजन था कि जिसने यूएस प्रेसिडेंट ने उससे पहले 3-4 जो यूएस प्रेसिडेंट्स हैं उनकी पॉलिसी से डाइवर्ज किया। पॉलिसी से जब डाइवर्ज किया और एम्बेसी को एक ऐसे इलाके में बेस किया जो कि बुनियादी तौर पे यूएन के प्रपोजल्स के मुताबिक या यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो पैलेस्टीनियंस की स्टेट का पार्ट बनना थी।
अब इस एम्बेसी को वहाँ पे रीलोकेट करने का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बुनियादी तौर पे ये रीअफर्म कर रहा है या रिकग्नाइज कर रहा है एट एन इम्प्लाइड लेवल कि यूनाइटेड स्टेट्स के नज़दीक ये जो टेरिटरी है कि जिसके ऊपर जो बुनियादी तौर पे तो यूएन के मुताबिक फ़लस्तीनियों की है, लेकिन उसके ऊपर कब्ज़ा है इसराइल का, तो यूएसए इसराइल के इस कब्ज़े को जो है वो एक्सेप्ट करता है और इसको अपनी रिकग्निशन ग्रांट करता है। अब ये बात याद रखिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक्शन है या प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एक्शन है एम्बेसी की रीलोकेशन का, इसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी या इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आप लेजिटिमेट करार नहीं दे सकते। इवन यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस और वेस्टर्न पावर्स, बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इस एक्शन के ख़िलाफ़ बात की है और इसको इंडोर्स नहीं किया। बट दैट इज़ नॉट टू से, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में या यूएन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपना लिवरेज है। जिस साइड के ऊपर यूएस जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी उसी साइड के ऊपर बल्क कर जाती है। उसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में वो लीगल हैं इंटरनेशनल लॉ में और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान के नज़दीक लीगल हैं। अब अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात करें या यूएन रेजोल्यूशन 242 की बात करें या 181 के तहत बात करें, तो इसराइल की ये जो सेटलमेंट्स है और इंटरनेशनल लॉ के तमाम स्कॉलर्स अक्रॉस द बोर्ड इस बात पे एग्री करते हैं कि ये सेटलमेंट्स प्योरली इंटरनेशनल लॉ की कंट्रावेंशन में हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ हैं, ओस्लो अकॉर्ड्स के अंदर जो 2 स्टेट सोल्यूशन दिया गया है उसके ख़िलाफ़ हैं और इनका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है और ये एट्रोशियस सेटलमेंट्स हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का ये इंडोर्समेंट कि यूएसए के नज़दीक ये जो सेटलमेंट्स हैं वो लीगल हैं, ये इट्सल्फ वेट कैरी करता है जो इसराइली स्टेट है उसके लिए, जो इसराइल की लीडरशिप है उसके लिए। कुछ और भी इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कंटूर्स को मैं आपके साथ ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो जब 1940s में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो उस वक़्त इजिप्ट ने साइड किया अरब्स की पावर के साथ, बिकॉज इजिप्ट वाज अ मेंबर ऑफ अरब लीग। इजिप्ट ने जंगें भी लड़ी, 67 की जंग भी लड़ी, 73 की जंग भी लड़ी। लेकिन 73 की जंग के बाद 78 में इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद पैलेस्टाइन के साथ पीस एस्टेब्लिश इसराइल के साथ पीस एस्टेब्लिश कर लिया और 1981 में उसी पीस के बाद 2-3 साल के बाद जो है इसराइल ने जो साइनाई प्रोविंस कह लें या साइनाई डेजर्ट का एरिया था वो वापस कर दिया इजिप्ट को। तो उस हिसाब से इजिप्ट जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी हद तक जो है अब खुद को साइडलाइन कर चुका है। दूसरी तरफ जो इजिप्ट की लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैवी मिलिट्री एड हर साल जो मिलती है, तकरीबन टू द अमाउंट ऑफ $3 बिलियन तक जो है वो डील उनको रेगुलर एड मिलती है, ईयरली एड। इवन उनको पाकिस्तान से भी ज़्यादा एड मिलती रही है। उस वजह से भी उनका जो पोस्चर है इसराइल की तरफ वो न्यूट्रल है और अब वो पैलेस्टाइन की स्टेटहुड की उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पिछले 3-4 सालों में सीसी के अंडर भी जब इसराइल क्रैक डाउन कर रहा था गज़ा के ऊपर, जब हमास और गज़ा की जंग हुई 2 साल पहले, तो उस वक़्त जो क्रॉसिंग है गज़ा से, जो रफ़ा क्रॉसिंग है जो गज़ा से इजिप्ट के दरमियान लिंक है, उस क्रॉसिंग को बंद कर दिया इजिप्ट ने। और हमने ये देखा कि इजिप्ट वहाँ से गुड्स और मेडिसिन्स के फ़्लो को भी अलाउ नहीं कर रहा था। मकसद यही था इस इजिप्ट का कि वो एम्बार्गो पुट करे ऑन हमास, ताकि हमास जो है उसको ब्रेथिंग स्पेस ना मिले और वो इसराइल के ऊपर अटैक्स ना करे। लेकिन ये आपको एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है जो एक मुस्लिम या एक अरब स्टेट ने दिखाया है टुवर्ड्स इसराइल और टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन मेरा ओपिनियन है कि जो अरब स्टेट्स है बुनियादी तौर पे उन्होंने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन या पैलेस्टीनियंस की कॉज को डैमेज पहुंचाया है। रेजोल्यूशन 181 में जो सोल्यूशन दिया गया था,
अगर अरब लीग या अरब स्टेट्स उस वक़्त इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ना करते और उसको एक्सेप्ट कर लेते तो शायद ये अफेयर 47-48 में ही सेटल हो जाता। लेकिन उस वक़्त इनका जो डिसीजन था कि वॉर स्टार्ट करें हम, उसने अल नकबा भी बर्पा किया, उसने 67 की जंग भी की, 73 की जंग भी की। और आज तक जिस तरह से फ़लस्तीनी होमलेसनेस का शिकार हैं, बेयारो मददगार रेफ्यूजीज़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें इन अरब स्टेट्स का इतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है जितना कि इसराइल की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स और ज़ायनिस्ट का और ज्यूज़ का और यूएसए का रोल है। इंटरेस्टिंगली मैं एक और स्टेट की बात करूंगा, वो स्टेट है जॉर्डन। जॉर्डन ने भी 73 की वॉर के बाद इसराइल के साथ अपने रिलेशन जो हैं वो नॉर्मलाइज कर लिए हैं। अभी जो वेस्ट बैंक है वो बुनियादी तौर पे जॉर्डन एडमिनिस्ट्रेड है, जॉर्डन के कंट्रोल में है। वहाँ की जो होली साइट्स हैं वो भी जॉर्डन के कंट्रोल में हैं। लेकिन जॉर्डन और इसराइल के जो रिलेशंस हैं अब वो पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेके उस तरह के नहीं रहे, उनके दरमियान अब नॉर्मल रिलेशंस हैं। तीसरी जो स्टेट है वो है सीरिया। सीरिया के साथ गोलान हाइट्स को लेके अभी भी इसराइल और सीरिया के दरमियान जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। जब मिडिल ईस्ट में, जब सीरिया में दाइश का राइज हुआ तो उसके बाद से जब दाइश फिर क्रम्बल हुआ और दोबारा से बशार अल असद की गवर्नमेंट आई तो हमने देखा कि दमिश्क के दरमियान और इसराइल के दरमियान कई दफ़ा रॉकेट्स का एक्सचेंज हुआ। कई दफ़ा इसराइली फोर्सेस ने गोलान हाइट्स से सीरिया की टेरिटरी के अंदर फायर किया, कई दफ़ा जो मिसाइल्स लॉन्च किए। तो इनके दरमियान जो है वो चीज़ें स्विच होती रहती हैं। रेस्ट अगर मैं किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की बात करूँ इस रीजन में, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया हमें नज़र आता है कि जीसीसी के साथ मिल के ईरान को कन्फ्रंट करने के लिए इस रीजन में जो शिया सुप्रीमेसी है या जो शिया ब्रांड ऑफ रिलीजन है उसकी सुप्रीमेसी को कन्फ्रंट करने के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया इसराइल के साथ अब कोऑपरेट करने के लिए और इसराइल के साथ अब मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए और मिलिट्री अलायंस के लिए तैयार है। और ये मिलिटरीली इन कोऑर्डिनेशन काम कर भी रहे हैं, मोसाद हो या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज हो या यूएई हो। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ऑन द अदर लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम तो हमें इराक, सीरिया में बशार अल असद, इराक में इराक की जो गवर्नमेंट है मुक्तदा अल सदर है या अयतुल्ला सिस्तानी है, और लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुसीज, ये मिलके हमें एक बेल्ट बनता नज़र आता है जो ईरान से लेकर मेडिटेरेनियन तक जो कि एंटी इसराइल है। और अगर पैलेस्टाइन की स्टेटहुड की किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड में से कोई इसके लिए पुश करेगा तो शायद कि वो ईरान हो, नॉट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, नॉट अदर रीजनल नेबरिंग अरब स्टेट्स। इसके साथ ही मैं अपने टॉपिक को क्लोज करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।